हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके बाद 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज हम इसका 3rd लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा स्टडी किया था, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है या डिफॉरेस्टेशन के आगे इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये बस स्टडी कर चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और जो फर्दर उसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मींस जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ज्यादा प्लांट्स जो है या पौधे जो है जंगलों की ज्यादा काट लेते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो उसके बहुत सारे जो है बैड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। किस वजह से? ज्यादा पोल्यूशन की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अगर आप पेड़ काटेंगे, पेड़ क्या करते हैं, हमारी अर्थ के लिए लंग्स का काम करते हैं और वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हवा को प्योर करते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता रहेगा। तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इन गैसेस को फॉरेस्ट हमारे रिड्यूस करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा है चेंज इन क्लाइमेट। जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी, बेमौसमी बरसात, बाढ़ का आना, तो ये सारी चीजें क्लाइमेटिक चेंज के अंदर। विंड की स्पीड बढ़ जाना, हवा की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। अगर पेड़ पौधे हैं रास्ते में तो वो उनकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो जो ओवरऑल स्पीड है वो विंड की भी बढ़ जाएगी। और बारिश की जो है वो बेमौसमी बरसात होगी, कहीं कम होनी है वहां ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होनी है वहां कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल ये बारिश ओवरऑल कम हो जाएगी अगर पेड़ कम होंगे तो। नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है कि जब अर्थ की जो है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जब प्लांट्स जहां नहीं होते वहां पर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अर्थ की कम हो जाती है, सॉइल में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं रह पाता, जिस वजह से वहां पर पेड़ पौधे भी और ज्यादा नहीं हो सकते और सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, जिस वजह से वहां पर डेजर्ट बन जाता है, मरुस्थल बन जाती है। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप है सूखा पड़ना। जब बारिश कम होगी तो सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बारिश का लेवल कम होता जाएगा सूखे के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत इफेक्ट है। देन है सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब पानी आता है, पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो ऊपर वाली जो लेयर है हमारी वो उपजाऊ है। अगर ऊपर वाली लेयर कट जाएगी, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, वो बह जाएगी, तो नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी इतनी ज्यादा काम की नहीं है। तो सॉइल इरोजन किसकी वजह से होगा? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर हम पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो उसका इफेक्ट ये भी होगा कि उसकी वजह से सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्लड्स आएंगे। देखो, जब पानी बहता है तो बीच में जो पेड़ पौधे हैं वो उसको रोक लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, उसका फ्लो कम हो जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो पानी बिल्कुल खुले मैदान में जो है वो पूरी स्पीड से जाएगा, जिस वजह से बाढ़ आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ये तो है ही। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल ही नहीं होंगे तो जो वहां की वाइल्ड लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जब जंगल से हमें डे बाय डे जो वहां से रिसोर्सेज मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब जंगल नहीं होंगे तो रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। तो जब जंगल हम खत्म कर बैठेंगे तो वहां से जो रिसोर्सेज, मेडिसिन, फ्रूट्स या कोई इस तरह के और यूजफुल थिंग्स हम जंगल से लेते हैं वो भी हम नहीं ले पाएंगे। इसका एक एग्जांपल है चीरापूंजी। चीरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वहां पर भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश का जो लेवल है वो कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके कुछ हमें रीजन बताए गए हैं कि किस चीज को अडॉप्ट करके हम जो है हमारे डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज इकोनॉमिकली। तो हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सोच समझकर इकोनॉमिकली यूज करना है और उसका लिमिटेड यूज करना है, जितना हो सके कम से कम यूज करो। हमें नीड है एक पेड़ की, हम काट देते हैं 2, तो वो फिर जो है वो एक इकोनॉमिकली या ये कह लो कि थॉटफुल प्लान नहीं है, हमें उसे कंट्रोल्ड वे में यूज करना है। दूसरा है यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज। तो जरूरी नहीं है जहां लकड़ी काटनी है वहां लकड़ी ही काटनी, उसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बायोगैस है, बायोगैस का यूज हम कर सकते हैं आग जलाने के लिए। तो लकड़ी का यूज हम कम से कम करें। देखो, लकड़ी कहां से आएगी? हमारे घरों में तो इतनी लकड़ी नहीं है, ना ही हमारे शहर में इतनी लकड़ी अपन उगा लेते हैं जिसको काट के अपन वुड का काम ले सके। लकड़ी आती सारी जंगल से। तो जितना ज्यादा हम लकड़ी का यूज करेंगे उतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा। तो लकड़ी का यूज हम कम से कम करें। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या है? जैसे पशुओं को भी चराते हैं जो लोग जंगल के अंदर चराने ले जाते हैं, जो भी उनका सिस्टम रहता है, तो उसको भी एक कंट्रोल्ड वे में करें।
उसको खुला छोड़ दोगे वो खाता रहेगा और अपना वेस्ट निकालता रहेगा, खाता रहेगा, वेस्ट निकालता रहेगा, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में करें कि जितनी उसकी डाइट है उसके अकॉर्डिंग उसको खिलाएं ताकि वेस्टेज कम हो, तब भी हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, पेस्ट एंड डिजीज। जैसे हमारे घरों में या हमारे खेतों के अंदर हम इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कहीं आग ना लग जाए, कोई उसको दीमक नहीं लग रही है या कोई कीड़ा पतंगा नहीं उसको खा रहा है हमारी फसल को, ठीक है, या उसको कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। तो जिस तरह से हम उस चीज का ध्यान रखते हैं उसी तरह से ये ध्यान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ध्यान रखें और साथ में लोकल लोग भी जो है वहां के वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि जंगल में कोई कैंप फायर या स्मोकी की वजह से कोई फायर ऐसी आग ना लगने पाए और कहीं अगर कोई कीड़ा पतंगा किसी पेड़ पौधों को या कोई बीमारी चल पड़ी है वहां पर उसको कंट्रोल किया जाए पेस्टिसाइड की हेल्प से या मेडिसिन की हेल्प से। नेक्स्ट है कटिंग, कटिंग भी पुनिशेबल, मतलब जो पेड़ काटना है वैसे तो उसका एक कानून बना हुआ है कि जंगल का पेड़ हम नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी लोग उसको काट लेते हैं, तो वो एक टाइप का है तो ऑफेंस, लेकिन उससे पुनिशेबल ज्यादा किया जाए ताकि लोग उसको अवॉइड करें। तो नेक्स्ट है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन है पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन है पेड़ों को लगाना। तो हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अफॉरेस्टेशन करें, जहां पर पेड़ कटते हैं वहां पर आप नए पेड़ लगाएं। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी अपने प्लान चलाती है, जहां पर पेड़ काटे जाते हैं वहां पर वो कॉन्टिन्यूसली पेड़ों को लगाती रहती है, लेकिन ये स्पीड जो है वो पेड़ों के कटने की स्पीड से बहुत कम है। तो ये स्पीड अगर ज्यादा होगी, मतलब पेड़ लगाने की स्पीड अगर ज्यादा होगी, तो फिर हम इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज डिफॉरेस्टेशन लगातार होती रहेगी। नेक्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या है, जो वहां के लोग हैं, जो ट्राइब्स में रहते हैं, जो लोग जंगल से रिसोर्सेज का यूज करते हैं जंगल के, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा इस बारे में कि आपने उन सोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज करना है। और ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जंगल के जो प्रोडक्ट है, चाहे हम जंगल से दूर रहते हैं लेकिन हम जंगल के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनका हम लिमिटेड यूज करें, कम से कम यूज करें, ताकि वहां पर और ज्यादा पेड़ काटने की नौबत ना। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये अपना स्टडी किया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, उसके अंदर जो जंगल के अंदर एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वहां उनको भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक फूड चेन होती है, फूड चेन क्या है, एक एनिमल दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड है, तीसरा चौथे पे डिपेंड है। अगर इस पूरी चेन में एक भी चीज ब्रेक हो गई तो वो पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा और वो सारे के सारे स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड जोन में आ जाएंगे। तो वो भी आप पढ़ते हैं एंडेंजर्ड जोन क्या है। सबसे पहले थ्रेटन स्पीशीज। थ्रेटन स्पीशीज मतलब जिनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है और जो आज नहीं तो कल हमें लगता है कि इस धरती से विलुप्त हो जाएगी, जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुकी है। आज हमें डायनासोर कोई देखने को नहीं मिलता, हजारों साल पहले वो खत्म होगी, क्योंकि उसका नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो नहीं रहे, आज उनके सिर्फ हमें अवशेष मिलते हैं। तो इसके लिए कमेटी या ये कह लो कि एक यूनियन बनी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये यूनियन क्या काम करती है, ये यूनियन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये निगरानी रखती है कि कौन सा स्पीशीज कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है, किसे बचाने की जरूरत है, किसे ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर स्पीशीज को डिवाइड किया है। जो जंगली स्पीशीज है, सबसे पहला है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, जो बिल्कुल ही इक्का दुक्का रह गई है। जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज अपने लास्ट चैप्टर में लेक्चर में किया था। तो एंडेंजर्ड है जो बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इसके एग्जांपल है राइनो, एशियाटिक लायन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और ब्लू व्हेल। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के जोन में आते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज क्या है, ये एंडेंजर्ड जोन से तो बाहर है, ठीक है, लेकिन इनकी क्वांटिटी एंडेंजर्ड से तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको नॉर्मली कहें कि हाँ ये जानवर नॉर्मली पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल इसका है चिंकारा डियर, ब्लैक बक और गोल्डन लंगूर। तो ये एनिमल्स कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो ये वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एंडेंजर से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज। अब रेयर स्पीशीज जो है वो इनसे ज्यादा है वल्नरेबल से, लेकिन नॉर्मली नहीं पाए जाते। रेयर आप समझते हो, रेयर मतलब कहीं कहीं पाए जाते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जो इनको सपोर्ट करती हैं, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है गोल्डन कैट है, वाइल्ड बफलो है और वाइल्ड एस। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि रेयर स्पीशीज हैं। इन तीनों कैटेगरीज को थ्रेटन स्पीशीज के अंदर काउंट किया जाता है। मतलब थ्रेटन स्पीशीज 3 टाइप के हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड
रेयर। और इसे कौन कैटेगराइज करता है? इसे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इसे कैटेगराइज करते हैं। इन्होंने ही ये सारा जो है डाटा को तैयार किया है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनके जो है सेटअप्स बने हैं, वो ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड करते हैं। और वो सारा कुछ किसमें रिकॉर्ड करते हैं? दैट इज कॉल्ड रेड बुक डाटा। तो रेड बुक डाटा एक ऐसा डाटा है जिसे ये जो यूनियन है ये उसके अंदर उसको मेंशन करके रखती है। ये जो यूनियन है ये स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो इनका मेन हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, और इसे वाइल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोला जाता है। तो जो रेड बुक डाटा है जिसे वाइल्ड कंजर्वेशन यूनियन अपने पास रिकॉर्ड करके रखती है, उसमें ये सारा कुछ नोटिफाई है कि कौन सा एनिमल जो है वो एंडेंजर्ड में जा चुका है, कौन सा वल्नरेबल में जा चुका है। ये डे बाय डे उसकी काउंटिंग करते हैं एनिमल्स की। तो ये इसके ऊपर काफी वर्क करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है उसे किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सभी जो भी ये सारी हमने स्टडी की है टॉपिक्स, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो इन सभी में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इसके प्रति अवेयरनेस फैलाएं। कहीं जैसे मान लीजिए कहीं शिकार किया जाता है कुछ ऐसे एनिमल्स का जो कि रेयर है, तो उसे रोका जाए, उसे समझाया जाए। डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपने लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए, ठीक है, लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए, तब जाके ये जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये जो अपन आज टॉपिक्स रिवाइज किए इसे आप अपना बुक में गो थ्रू हो और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।